सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार पाकिस्तान पर। अमरीकी टैरिफ में नज़रसानी और कमी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के बायलैटरल ट्रेड में नुमाया इजाफा हमने देखा है और पाकिस्तान और अमरीका का ट्रेड वॉल्यूम 16% बढ़कर 7.59 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचा है। अमरीका के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में पिछले साल की निस्बत 10% से ज़ायद का इजाफा देखा गया है, जो 5.83 बिलियन डॉलर्स रही हैं। अब दूसरी तरफ अमरीका से इम्पोर्ट्स में भी 40% का एक बड़ा इजाफा हुआ, जो 1.76 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। एक्सपोर्ट्स में हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ऊपर रहा है। अब इसमें बेड शीट्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं और किचन क्लॉथ्स की एक्सपोर्ट से 1.03 बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। फिर मर्दाना सूट्स हैं, जैकेट्स हैं और दीगर जो अपैरल्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स ने भी 936 मिलियन डॉलर्स का हिस्सा शामिल किया है। फिर रेडीमेड गारमेंट से 386 मिलियन डॉलर्स हम हासिल कर सके हैं। जर्सी और नेटेड फैब्रिक से 312 मिलियन डॉलर्स और होजी आइटम से 157 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हमें हुआ है। फिर इसी तरह जो जेंट शर्ट्स होती हैं उससे 244 मिलियन डॉलर्स हासिल किए गए। लेदर गारमेंट से 165 मिलियन डॉलर्स आए और लेडीज गारमेंट से 157 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है। तो एक्सपोर्ट्स का अच्छा खासा इसमें हिस्सा रहा है। फिर अमेरिका से इंपोर्ट्स में सर फहरिस्त कॉटन रही है, जिसकी पैदावार हम मुल्क में मुस्तकिल उसमें एक डिक्लाइन देख रहे हैं, जो 393 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची है। आयरन और स्टील स्क्रैप इंपोर्ट्स 159 मिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची हैं, जबकि सोयाबीन के 137 मिलियन डॉलर्स और कोयले की 56 मिलियन डॉलर से ज़ायद की इंपोर्ट्स की गई हैं। अमेरिका से दीगर आम इंपोर्ट्स में भी 50 मिलियन डॉलर्स का केमिकल शामिल है, एक वुड पल्प इसमें शामिल है और 50 मिलियन डॉलर्स के गैस टर्बाइंस भी शामिल रहे हैं। 40 बिलियन डॉलर्स की ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनें भी अमेरिका से इंपोर्ट की गई हैं और अमेरिका से 38 बिलियन डॉलर्स का पेट्रोल और 36 मिलियन डॉलर्स के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी मंगवाए गए हैं, जबकि 33 मिलियन डॉलर का ड्राई फ्रूट भी वहाँ से। अब जब ये 19% टैरिफ इस वक्त पाकिस्तान पर आयद हुआ है, तो दीगर ममालिक पर ज़ायद टैरिफ का कैसे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है और उनकी मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकता है, इस ट्रेड वॉल्यूम को और ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो 19% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर लगा और रिलेटिवली ज़्यादा टैरिफ हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वियतनाम हो या हमारा पड़ोसी मुल्क हो, उनके तो टैरिफ हमसे ज़्यादा हैं। इस पूरी सूरत हाल का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ट्रेड वॉल्यूम जो बड़ा है, इसमें मज़ीद इजाफा कैसे हो सकता है पाशा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव समरी पेश की है। बायलैटरल ट्रेड जो पाकिस्तान और अमेरिका में इस वक्त है, माशाल्लाह उसमें इजाफा है। और एक नुमाया बात आपने किया होगा कि पाकिस्तान का बहुत कम मुल्कों से ट्रेड का सरप्लस है। अलबत्ता एक ऐसा मुल्क है यूएसए जिसके साथ हमारा एक नुमाया तौर पर ट्रेड सरप्लस है, तकरीबन 3 से भी ज़्यादा अरब डॉलर का सरप्लस है। इसलिए अमेरिका के साथ हमारा जो रिश्ता है तिजारत का, वो बहुत अहम है। अब आप इस बात पे आ जाइए कि जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉलिसीज़ के तहत, उसमें पाकिस्तान को 19% का टैरिफ कहा गया है और बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह बहुत हमसे करीब हैं, 20% के लगभग। अलबत्ता हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ इस वक्त लगाया गया है। अलबत्ता इस वक्त नेगोशिएशंस जारी हैं हिंदुस्तान में और यूएसए में, तो देखिए क्या होता है। असल सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि चाइना पे जो बेशुमार टैरिफ्स लगाए गए हैं, और चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का यूएसए को और सारी दुनिया को, तो क्या होगा इसके नतीजे में? अब यकीनन चाइनीज प्रोडक्ट्स विल बी प्राइस्ड आउट ऑफ द यूएस मार्केट। तो अब ये देखना है कि जो जगह खुलेगी, मार्केट में गुंजाइश पैदा होगी, कौन से मुल्क उससे फ़ायदा उठाएंगे, उसके लिए कैपेसिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट बहुत है पूरे शोबे में, आपके सनती शोबे में और टेक्सटाइल शोबे में भी एक्सटेल कैपेसिटी में नुमाया तौर पर इजाफा नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी टू एक्सपैंड मल्टीपली ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता पाकिस्तान कोशिश कर सकता है
کہ اپنے جو انڈسٹری ہے اس کو بہتر یوٹیلائز کرے اور آگے لے جائے. مگر ایک سوال جو بہت اہم ہے جس پہ بہت کم غور کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ چائنا اور ہندوستان دونوں یو ایس مارکیٹ سے تقریباً بہت کم شیئر ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ دوسری مارکیٹس میں بہت زبردست کمپٹیشن کریں گے. اچھا. تاکہ ان کا جو استعمال ہے، ان کی جو ایکسپورٹ کا لیول ہے وہ بری طرح سے متاثر نہ ہو. تو یورپین یونین، مڈل ایسٹ وغیرہ ایسے بڑے مارکیٹس ہیں، تقریباً دنیا کا 80% مارکیٹ جو ہے ٹیکسٹائلز کا وہ یو ایس اے سے باہر ہے. تو وہاں زبردست کمپٹیشن ہوگی کہ وہاں ٹیرفس تو وہی رہیں گے جو پہلے تھے جی. اور اب جو ہوگا کہ چائنا خاص طور پہ ول بی ویری ایگریسولی مارکیٹنگ، اور خاص طور پہ یورپین یونین وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کہیں خدا نہ خواستہ وہاں زیادہ کم ہو جائے بنسبت یو ایس اے میں کچھ بڑھے گا. تو ہمیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ایکسپورٹس کے کمپیٹیٹیونیس کو اسیوم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں باقی دنیا کے ایکسپورٹس میں کمپٹیشن میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ایکسپورٹ پالیسی ایگریسو اب نہیں بنانی پڑے گی. اور حفیظ بھائی صاحب، اگر چائنا اپنی اس پالیسی کو تھوڑا سا ری تھنک کرتا ہے، وہ اپنی انڈسٹری کو اگر شفٹ کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان کے اس 19% ٹیرف کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یعنی یہاں انویسٹمنٹ کر کے، یہاں کچھ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا کے پھر یہاں سے یہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہو سکتی ہیں، اور اس سے پھر پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا یہ ابھی بہت دور ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے دور نہیں ہے، مگر امریکہ سورس آف ایکسپورٹ کو دیکھے گا اور آلریڈی اس کی انڈیکیشن ہے. اور چائنا کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح سے کانفرنٹیشن ہے، دنیا کے 2 سپر پاورز بن گئے ہیں اور آپس میں ان میں جسے کہتے ہیں نا ٹکراؤ ضرور موجود ہے. اور ٹرمپ نے تو پہلے بہت ہی واضح طور پر پالیسی اناؤنس کی تھی چائنا کے خلاف، اب کچھ انہوں نے اس کو کم کیا ہے. مگر کہیں اگر یہ سورس آف ایکسپورٹ دیکھنا شروع کر دیں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے میں پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا، ہماری جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں، جو ہمارے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اس وقت سچویشن ہے، اس میں ہم رہتے ہوئے اپنے کمپٹیٹرز کو کتنا ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ جہاں صرف 1% کا فرق ٹیرف میں ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی کاسٹ کو مینیج کرتے ہوئے بھی اچیو کر سکتے ہیں اور ہم سے اوپر رہ سکتے ہیں. ہم کتنا کیپٹلائز کر سکیں گے اس سچویشن کو؟ دیکھیے پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایج متاثر ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کے بجلی گیس کے نرخیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارا جو ٹیرف ہے صنعتی شعبے کے لیے وہ ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے 40 سے 50% زیادہ ہے. تو ایک تو آپ کی کمپیٹیٹیونیس اس طرح سے متاثر ہوئی، اسپیشلی جب کہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیونیس میں بہت اضافہ ہوگا امریکن مارکیٹ میں. دوسرا مسئلہ جو ہے کہ کچھ عجیب سی پالیسیز حکومت نے پچھلے 2 سال ایکسپورٹس کے لحاظ سے بنائے ہیں. سب سے پہلے جب ہم بہت عرصہ پہلے حکومت میں تھے تو اس وقت میں نے ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو لایا تھا کہ ان کو انکم ٹیکس صرف فکس 1% اپنے ایکسپورٹ کے ویلیوز پہ دینا ہے. صحیح. اور وہ پچھلے 2 سال تک جاری رہا. پھر 2024-25 کے بجٹ میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یا آئی ایم ایف کا پریشر ہے، یہ تو ہمیں تو سمجھانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کو کہ برآمدات ہمارے خون ہے بدن کا، اس کے بغیر تو ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. آپ نے اب جا کے فل انکم ٹیکس لگا دیا ہے، اور دنیا بھر میں ایکسپورٹرز کو ایسے انسینٹیوز دیے گئے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. بنگلہ دیش اپنے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کو اور ایمرجنگ مارکیٹ ایکسپورٹس کو 20% دیتا ہے اوور دی ایکسچینج ریٹ. اچھا، 20%. اور پاکستان دینے ٹیکس لگا دیا ہے. تو یہ چیزیں سوچنا پڑے گا، اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کمپٹیشن اب صرف امریکہ میں نہیں ہے،
अब सारी दुनिया भर में बढ़ेगा, इसलिए कि चाइना और इंडिया को डाइवर्ट करना है अपने एक्सपोर्ट्स अदर, तो उसकी वजह से सारी दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ेगी। तो अभी साहब, एक तरफ हम ये नए टैक्सेस ला रहे हैं, ये नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं उड़ान पाकिस्तान के बैनर तले हम अगले 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करने की भी बात कर रहे हैं। अब उसको अगर डबल करना है तो हर साल हमें 20-25% का एक रेस चाहिए, तो ये फिर हम कैसे अचीव कर सकेंगे? ये गैर मुमकिन सी बात है। अब ये देखिए कि हमारे सूबे में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो, मैं कहते मुझे अफसोस है कि पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे सनती शोबे में, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए बेपनाह उसकी अहमियत है, वो 25 साल पहले की इन्वेस्टमेंट से भी कम है। ये हाल हो चुका है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है, कैपेसिटी में नुमाया तौर पर एक्सपेंशन नहीं हो रही है, तो आप 25% से कहाँ बढ़ाएंगे? सालाना 4 या 5% बढ़ा पाते, और अब उस कंपटीशन की वजह से देखना पड़ेगा कि कितना। लिहाजा एक बहुत ही रैडिकल स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो हमारी लाइफलाइन है, हमारे बदन का है, उस पॉलिसी को लाना बेपनाह उसकी हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में माशी तरक्की सर फहरिस्त है, और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान और चीन की तरजीहात तय करने के लिए इसी माह के आखिर में चीन का दौरा भी करने वाले हैं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन सी पैक के दूसरे मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ भी साबित हो सकता है। सनती ताउन पर मरकूज़ ये मरहला तकरीबन 5 साल की ताख़ीर के बाद एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे, चूँकि बीजिंग में ये मुनक़िद हो रहा है, जहाँ उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है, और अगर ये मुलाकात होती है तो ये भी बहुत अहमियत की हामिल हो सकती है। हुकूमत के मुताबिक सी पैक के इन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहिए जो देरपा हों और बेहतरीन असरात के हामिल हों। चीनी वज़ीर ख़ारजा चंद दिन पहले पाकिस्तान में थे। उन्होंने सी पैक की अहमियत और इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में सी पैक के किरदार को उजागर करते हुए अब इस फेज़ 2 में होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में खित्ते के अमन और इस्तेहकाम और दोनों ममालिक की तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर भी बातचीत हुई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सी पैक फ़ेज़ 2 पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और सी पैक को हाई क्वालिटी ताउन में अब वो लेकर जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से IT ग्रेजुएट्स की तरबियत, AI के लिए कॉम्पोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती मुंतकली, इंडस्ट्रियल पार्क्स, माइनिंग, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत समेत मुख्तलिफ तरजीही शोबों में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। चूँकि चीन सालाना $20 खरब से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स करता है, तो पाकिस्तान को भी अब कम अज़ कम $30 से $50 अरब का हदफ हासिल करने के लिए आला एक्सपोर्ट सेक्टर्स की निशानदेही करके एक्सपोर्ट्स को सरप्लस बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो सारे इस वक्त सेक्टर्स हैं, इनमें चाइना की इन्वेस्टमेंट और उनकी जो इस वक्त गवर्नेंस का तरीक़ाकार है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने इस ग्रोथ के सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो 5 साल का डिले आया सी पैक में, ये ताख़ीर क्यों हुई, ये स्लो क्यों हुआ, और अब दोबारा शुरू होगा तो किस अंदाज से और किस रफ्तार से इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। यासिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सी पैक एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इस वक्त डेलीगेशन आ रहा है, और ज़ाहिर हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है, जहाँ सी पैक 2 अब डिस्कस होगा अगले कुछ दिनों में। तो ये कितनी बड़ी ये पेशरफ्त हो सकती है, और इससे पहले जो ताख़ीर आई या स्लो हुआ थोड़ा सा ये पिछले 5 सालों में ये प्रोजेक्ट, इसकी भी वजूहात पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा और अहम सवाल है, और आपने जो रूट है उससे अपना क्वेश्चन शुरू किया है कि हम पहले बात कर लेते हैं कि सी पैक फ़ेज़ 1 में पाकिस्तान ने अचीव किया है और क्या चैलेंजेस रहे हैं। देखें, किसी भी इकॉनमी के लिए और डेवलपिंग इकॉनमी के लिए लाइक पाकिस्तान, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये एक प्री रिक्विजिट होता है कि जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट हो। आपके एनर्जी डेफिसिट थे बहुत ज़्यादा, उसमें पाकिस्तान ने कंसिडरेबली काफ़ी हद तक जो है वो काम किया है। जो इनिशियल जो टाइम था फर्स्ट फेज़ का, वो 2015 से 2020 तक था, लेकिन ये है कि वो जैसे आपने कहा कि तकरीबन 5 साल उसमें डिले हुआ है।
اس کی ریزن بڑی سمپل ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ایک تو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. اور اس پہ بارہا میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ جتنے بھی اکنامک وینچرز ہوتے ہیں یا اکنامک پروجیکٹس ہوتے ہیں اور اسپیشلی لائک جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں سی پیک, اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ ریفارمز لے کے آئیں اور اس کو ایٹ لیسٹ انڈیپینڈنٹ اس حد تک بنائیں کہ گورنمنٹ کی جو ان پٹ ہو وہ ضرور ہو لیکن اس حد تک نہ ہو کہ اس میں اس طرح کے ڈیلیز آئیں. دوسری جو مین وجہ یہ تھی اس کے ڈیلے کی, وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز رہے ہیں اور اس وجہ سے بھی جو ہے چائنیز کو کافی کنسرن رہا ہے پاسٹ میں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ سی پیک فیز 2 میں انٹر ہو رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت سی پیک کے لیے جو سب سے اہم فیز ہوگا, کیونکہ ابھی تک ہم جو کوآپریشن کر رہے تھے آپس میں وہ صرف G2G تھا, یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا. اب ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو B2B یعنی بزنس ٹو بزنس, جس میں پرائیویٹ انٹرپرینیورز, پرائیویٹ پارٹنرشپس آئیں گی, اور P2P یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے اور چائنا, پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں, اگر ہم نے ان تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے تو کلچرل ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس, پیپل ٹو پیپل ٹائز بڑھیں. اس سے سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی, اور جس طرح ہم سی پیک کو کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئی روڈ پروجیکٹ نہیں ہے یا روڈ کوریڈور نہیں ہے, ابھی اس کو بہت سارے نام دیے جا رہے ہیں کہ یہ میڈیا کوریڈور ہے, یہ کلچرل کوریڈور ہے, اس میں جو ہے وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آئے گی. تو اب تک جو ہم بات کر رہے تھے یا لوگ جو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کنسرن تھے یا سوال کر رہے تھے کہ جی وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے, عام عوام تک ابھی تک سی پیک کی خوشحالی نہیں پہنچی. میرا خیال ہے یہ فیز جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی خوشحالی عوام تک آ سکتی ہے اس کے تھرو. صحیح. اور پھر یاسر صاحب اب یہ کتنا لانگ ٹرم ہوگا, چونکہ اس فیز 1 کو ہم نے دیکھا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا اب آلموسٹ 11-12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب اس بنیاد سمجھیں ڈل چکی ہے, بڑی مضبوط بنیاد ڈلی ہے, دونوں حکومتوں کی سنجیدگی بھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر اب اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکے گا, یہ جو B2B اب جوائنٹ وینچرز ہیں یہ کتنے فروٹفل ثابت ہو سکیں گے, اور اب اس میں تیزی کتنی دکھانی ہوگی آنے والے دور میں؟ دیکھیں جہاں تک تیزی کا تعلق ہے وہ تو کچھ اسٹرکچرل انیفیشنسیز ہیں پاکستانی سائڈ سے بھی ہیں, اور چونکہ کچھ کنسرنز رہے ہیں اس دوران, چاہے جو پروجیکٹ جو فیز 1 میں ہم نے دیکھے ہیں, مطلب اکنامک سائڈ کے اوپر یا ڈیفیسٹس وغیرہ جو تھے اس میں کچھ چیزوں کے اوپر کنسرن ضرور رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا فیز ہے اس میں یہ آپ دیکھیں, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن اگر ہوتا ہے تو اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ضرور ہوتی ہیں. اب جب پرائیویٹ پارٹیز آئیں گی, جوائنٹ وینچرز ہوں گے, تو اس میں جو ہے وہ آف کورس سرمایہ کاری بڑھے گی, اور عام عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے اس میں ہیں. جتنا اس کو ہم یعنی کہ وار فوٹنگ پہ لیں گے اس پروجیکٹ کو, اس فیز کو, اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتری کے مواقع ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے ابھی تک, چونکہ ڈیولپنگ سٹیٹ ہے, ابھی تک جو ریجنل کنیکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے, اس کو بیرن اکانومی کہا جاتا ہے, ورجن اکانومی کہا جاتا ہے, اس میں IT کے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, ہم ینگیسٹ پاپولیشن ہیں دنیا کی, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو سکل دینا ہے جس میں چائنا نے بہت ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہیں. تو ویسے جو اس کا امبریلا تھا سی پیک کا, اس میں جس طرح فرسٹ فیز 2020 تک کا تھا اور دوسرا فیز 2030 تک کا تھا, اب یہ ہے کہ وہ جو 5 سال کا ٹائم تھا اب ہمیں یہاں اس گیپ کو ختم کرنا ہے. تو اگر 2030 تک ہم اس کی جو سیکنڈ فیز ہے اس کو اگر ہم فائنلائز کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تھرڈ فیز میں انٹر ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں, جیسے انڈسٹریل پارکس کی بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر وہ بہت بڑا ایریا ہے جس میں چائنا آپ کو اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتا ہے. مائننگ سیکٹر بہت بڑا ایریا ہے جس میں اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے سرمایہ کاری آف کورس بڑھے گی. میں ایگریکلچر کی کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ تقریباً 20 سے بٹوین 20 to 25% آپ کا GDP جو ہے وہ ایگریکلچر پہ کنسیڈر ہوتا ہے. ابھی بھی ہم سیمی انڈسٹریل اکانومی ہیں یا ایگریرین اکانومی کنسیڈر ہوتے ہیں. تو AI ٹیکنالوجی کے ذریعے یا پریسیشن فارمنگ جس طرح چائنا نے کی ہے, یہ وہ ایریا ہے جو پاکستان کو تقریباً آپ کی GDP میں 20 سے 30% تک اضافہ آ سکتا ہے ایگریکلچر میں.
और चाइना की एक्सपर्टीज इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर जिस तरह मैंने कहा कि मीडिया कॉरिडोर इसको कहा जाता है, ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पाकिस्तान मिलकर चाइना के साथ काम कर सकता है। प्रोस्पेक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है हमें काम करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे पहले मैंने कहा, वो ऑन गोइंग है, वो साथ साथ होने चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज हैं, डिलेज़ हैं, उन के ऊपर काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है चाइना कमिटेड है और पाकिस्तान भी कमिटेड है। बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं सेकंड फेज। और जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम का आगाज़ भी बड़ी तेज़ी के साथ हुआ है। यहाँ से 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को मरहलावार इस वक्त चाइना भेजा जा रहा है, जहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, और वो फिर ऑन ग्राउंड जब यहाँ पर आकर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर एक चेंज नज़र आएगा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यही सिलसिला IT ग्रेजुएट्स के साथ भी पाकिस्तान शुरू करने वाला है चाइना से, उसमें भी वो मदद दे रहा है। उस तरफ कितनी एक्साइटमेंट पाई जाती है? यहाँ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में तो बड़ा वार्म वेलकम किया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का। बीजिंग में पाकिस्तान को लेकर क्या सोच है? पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, चाइना कितनी संजीदगी के साथ ले रहा है इस वक्त इसको? देखें, पाकिस्तान की जो एक तो जो फ्रेंडशिप है वो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट्स हैं, चूँकि यहाँ मैं रहता हूँ बीजिंग में, तो बड़ा अंदाज़ा होता है कि ये लोग पाकिस्तान को के लोगों को पाकिस्तान से इनका प्यार बहुत ज़्यादा है जहाँ तक अवाम की ताल्लुक़ है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी है। अभी जो रिसेंटली हमारा इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पूरी दुनिया में अपलिफ्ट हुई है, और उसकी वजह से भी जो चाइना है वो मज़ीद इज़्ज़त की निगाह से पाकिस्तान को देखता है। आपका सवाल है कि किस तरीके से वो कितने एक्साइटेड हैं। देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है चाइना की, जो प्राइवेट सेक्टर चाइना का है, ज़रा उस स्पेसिफिक ज़रा उससे मुतालिक अगर बताएं। देखिए, चाइना की जो बिज़नेस कम्युनिटी है या प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो पहली थिंकिंग उनकी ये आती है कि पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और उसकी रीज़न ये है कि देखें, हिस्टोरिकली इनके जहन में चला आ रहा है कि पाकिस्तान इनका एक दोस्त मुल्क है, ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। और देखें कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ जब आपस में JVs करती हैं तो ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज होती हैं या उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, अभी 3-4 दिन पहले मुझे मौका मिला, यांगलिंग इनकी एक सिटी है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लास्ट ईयर गए भी थे। 1000 ग्रेजुएट्स का आपने कहा कि वो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे। तो ये जो स्किल मैनेजमेंट है जो चाइना आपको दे रहा है, ये इटसेल्फ हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है। आप समझें कि 1000 ग्रेजुएट्स जब यहाँ से ट्रेनिंग ले के वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के एम्बेसडर्स बन जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। यही लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी वजह यह है कि देखें, चाइना का जो राइज़ है वो पीसफुल राइज़ है। अब पाकिस्तान जो है चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात इस वजह से भी हैं। देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक मेजर गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। फिर जो है ना, हम SCO का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट पाकिस्तान को कंसिडर किया जाता है। तो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है SCO सब कंट्रीज़ को ये देना चाहते हैं और पाकिस्तान उसमें प्रायोरिटी रखता है। इसी तरह बेल्ट एंड रोड में मैंने आपको CPEC का जिक्र किया। तो ये जो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर है, यही चाइना की रेसिपी ऑफ सक्सेस है। और पाकिस्तान चूँकि नेक्स्ट डोर है, नेबर है, लर्न करना चाहता है पाकिस्तान की अभी के इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के। चाइना हर सूरत में उसकी बिज़नेस कम्युनिटी है या आम लोग हैं जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, और चूँकि इनके पास अभी इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वहाँ डिलीवर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके लिए स्पेशली, और मल्टी फेसिटेड फैक्टर्स हैं। आप देखिए, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अगर इसकी निटी ग्रिटी में जाएं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एरियाज़ पे काम किया जा सकता है। सिर्फ ये है कि विल दोनों तरफ से मैं समझता हूँ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये लगता है, मेरी गट फीलिंग्स ये हैं कि ये जो फेज़ है ये पाकिस्तान में खुशहाली ला सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासर मसूद साहब, बीजिंग से CPEC एक्सपर्ट हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہیں گے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس قدر حیران کن اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جہاں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 3,75,000 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پاکستان کی جی ڈی پی 110 ٹریلین روپے ہے جبکہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ صرف 14.5 کھرب روپے تھا. جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بے قاعدگیاں قومی بجٹ سے بھی 27 گنا زیادہ ہو چکی ہیں. اے جی پی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس کی تعمیل اور نفاذ میں سنگین کمزوریاں موجود ہیں جن میں سب سے بڑے خسارے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں دیکھے گئے ہیں. انکم ٹیکس کا خسارہ سب سے زیادہ یعنی 480 ارب 19 کروڑ روپے رہا ہے. اس کے بعد سیلز ٹیکس ہے جس میں 212 ارب 12 کروڑ روپے کی ریکارڈ کمی کی گئی ہے. کسٹمز ڈیوٹی میں 40 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 61 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بے ضابطگی سامنے آئی ہے. یہ اعداد و شمار ٹیکس وصولی اور حکمرانی کے نظام میں ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. آڈیٹر جنرل نے بھی یہ بتایا ہے کہ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو کے فراہم کردہ آمدنی کے اعداد و شمار میں 57 ارب روپے کا فرق پایا گیا ہے جو اداروں کے درمیان مالیاتی اکاؤنٹنگ میں سنگین تضادات کو ظاہر کرتا ہے. سب سے بڑے ریونیو نقصانات میں 167 ارب 88 کروڑ روپے کا انڈر کلیکٹڈ سپر ٹیکس ہے، 149 ارب 57 کروڑ روپے کے ناقابل قبول اخراجات اور 62 ارب 32 کروڑ روپے کے ناقابل وصول ٹیکس مطالبات شامل ہیں. دیگر خساروں میں 22 ارب 87 کروڑ روپے کا کم از کم ٹیکس، 45 ارب 39 کروڑ روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس اور 9 ارب 66 کروڑ روپے کے ڈیفالٹ سرچارجز شامل ہیں. 6 ارب 52 کروڑ روپے کا سیلز ٹو ریٹیلرز پر بقایا انکم ٹیکس اور 6 ارب 79 کروڑ روپے کے ریفنڈ کلیمز بھی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں. آمدنی کو چھپانے سے 54 ارب 19 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. دیگر ذرائع آمدنی پر ٹیکس نہ لگانے سے 23 ارب 28 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے جبکہ ریٹرن جمع نہ کرانے یا تاخیر پر جرمانہ نہ لگانے سے 26 ارب 59 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. 13 ارب 63 کروڑ روپے سے زائد کے ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس جبکہ 10 ارب 68 کروڑ روپے کے مزدور ویلفیئر فنڈ کی عدم ادائیگی اور 9 ارب 24 کروڑ روپے کے ناقابل قبول ڈپریسیشن اور نیشنل الاؤنس کلیم پر سامنے آئے ہیں. غیر قانونی ٹیکس کریڈٹس میں 25 کروڑ 12 لاکھ روپے کے احتیاط کی مد میں 1 ارب 61 کروڑ روپے سرمایہ کاری کی مد میں اور 2 ارب 48 کروڑ روپے جنرل کلیمز کی مد میں شامل ہیں. دیگر خساروں میں بروکریج اور کمیشن انکم کے 2 ارب 52 کروڑ روپے ہیں. پھر تنخواہوں کی مد میں 3 ارب 12 کروڑ روپے، ڈیویڈنڈز 2 ارب 15 کروڑ روپے اور جائیداد کی آمدنی 1 ارب 2 کروڑ روپے شامل ہیں. غلط ٹیکس ریٹس کے باعث 2 ارب 40 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. 80 کروڑ 57 لاکھ روپے کا متبادل کارپوریٹ ٹیکس وصول نہیں کیا گیا اور اسسمنٹ آرڈرز میں غیر قانونی ترامیم سے 2 ارب 55 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اور اس کے بعد بھی ایک طویل فہرست ہے اسی طرح کے نقصانات و خساروں کی. اب یہ بے ضابطگیاں کیسے ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس سے جو قومی بجٹ ہے ہمارا اس سے 27 گنا زیادہ کی بے ضابطگی کیسے ممکن ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 3,75,000 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فیکچولی آپ کو کریکٹ ڈیٹا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، اس سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آڈیٹر جنرل نے جن ایریاز کے اوپر بات کی ہے جس میں پورا ٹیکس کا نظام، جس میں اخراجات کا نظام، جس میں حکومت کی دوسری آمدن، ڈیویڈنڈز وغیرہ، تو ایک تو سب سے خطرناک بات میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ نمبرز تو اپنی جگہ پہ جو بھی ہیں وہ بڑے سٹیگرنگ نمبرز ہیں اور ان کو آڈیٹر جنرل ڈیفینیٹلی جسٹیفائی بھی کرے گا کیونکہ ایک سال کے بجٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کا ایک تعلق کسی پروگرام یا پروجیکٹ سے ہوتا ہے جو ایک سال سے بڑا لمبا عرصے کے لیے چلتا ہے. مثلاً آپ کا اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے تو اس کا ایک تھرو فارورڈ کم از کم 10-12 سال ہے، یعنی کہ پروجیکٹس جو شروع ہوئے ہیں ان کو 10 سال لگیں گے مکمل ہوتے ہوتے. تو بجٹ سے تو زیادہ یہ ہو سکتی ہیں مالی جو بے ضابطگیاں ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل بڑا ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے پاکستان کا، اور میرے خیال میں وہ اگر غلطی کر رہی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے نظام کی کمزوری پھر سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ آڈیٹر جنرل
डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पार्लियामेंट को उन्होंने बताना होता है कि कोई खुर्द बुर्द हुई है या किस किस्म की परफॉर्मेंस हुई है, ठीक हुई है, नहीं हुई। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलीदी अदारा है पाकिस्तान का। सो मैं ये नहीं समझूंगा कि वो कोई उन्होंने मैथमेटिकल एरर कर दी है या गलती कर दी है। जहाँ पे जो पार्लियामेंट को नोटिस लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है और ये बड़ी देर से आ रहा है। हर साल हम देखते हैं कि ऑडिटर जनरल की बहुत सी ऑब्जर्वेशंस, लेकिन ये तो एक स्टैगरिंग किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं और इसमें जो सतून है स्टेट के, पावर सतून है, स्टेट जिससे चलता है, जिससे स्टेट की आमदन आती है, जिससे स्टेट अखराजात करता है, जो निज़ाम उसका ख़रीदने का है, प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है, वो सारे का सारा दकियानूसी हो चुका है। वो अगर आप इसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पार्लियामेंट इसका नोटिस लेके इसके ऊपर बाकायदा कोई कमीशन बैठे जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो हाईलाइट की गई हैं चीज़ ये नाअहली है, करप्शन है, या कि ये हमारे निज़ाम को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि जो भी अखराजात होते हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हो सकते, जो भी टैक्स कलेक्ट करने होते हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हो सकते, और एक ऐसा निज़ाम बन गया जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सही। तो मेरी ज़ाती ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है, क्योंकि पिछले 50 साल से कोई ना कोई मसला हमें रहता है। हमने देखा है कि बिजली के निज़ाम अगर उसी को ले लें तो उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी गलत हैं। दुनिया की सबसे महंगी बिजली हमें मिलती है, फिर उसके ऊपर हमारा सर्कुलर डेट कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है, फिर चीन से जो हमने कर्जे लिए हैं वो हम पे नहीं कर पाते, उससे उनको हम मांगते हैं कि रीशेड्यूल कर दिया जाए, कम कर है। हमें नज़र आ रहा है हर तरफ से कि निज़ाम जो है वो खोखला हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है हो गया है, प्लानिंग का निज़ाम खोखला हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी जो है दुख वाली बात है कि 21वीं सदी में पाकिस्तान पहुंच गया है, 75 साल से ज़्यादा एग्जिस्टेंस में हो गई है, लेकिन हमारा निज़ाम जो है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर सका, बन नहीं सका, मॉडर्नाइज नहीं हो सलमान साहब, अगर डिजिटाइज नहीं हो सका। इस वक्त हम ऑडिटर जनरल की अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि फिर ये बेज़ाब्तगियाँ, बेकायदगियाँ इंटेंशनली की गई हैं। अब ये लाखों अरब की ये बेज़ाब्तगी और ये खुर्द जब सामने आ रही है तो ऐसी सूरत हाल में हम अपनी इकोनॉमी को फिर कैसे इस्तेहकाम की जानिब ले जा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ का सोच सकते हैं जब तक ये लीकेजेस हम नहीं ख़त्म करेंगे? देखें, आई थिंक डिलिबरेटली भी हो सकता है और होगा, और अनइंटेंशनली भी होगा, क्योंकि आपकी जो सिविल सर्विस की कैपेसिटी है या उनकी महारत जो है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है ना। हर अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या उसके सिस्टम्स ठीक हैं, उसके लोग ठीक हैं, उनकी काबिलियत है या नहीं है, क्या किस किस्म की कॉम्पिटेंस है। तो ये तो एक पूरे निज़ाम को ओवरहॉल करने का एक इशारा आ रहा है, और पाकिस्तान के अवाम को भी इसके ऊपर अपना देना चाहिए रद्द-ए-अमल, और जो ताकतवर लोग हैं उनको भी इस कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि निज़ाम को बेहतर किया जा सकते। ये नहीं हमें चाहिए कि हम ये रिपोर्ट को दबा दें और छुपा दें और
इसको वाइट वॉश कर दें, लेकिन सीरियसली अपने निज़ाम की सलमान साहब, इस ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होगा कि लोगों को रिप्लेस कर दें, या ये कोई सज़ा भी बनती है इन लोगों के लिए? चूँकि ज़ाहिर पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, ये उसका एक बड़ा बुनियादी सबब है। जी बिल्कुल, इसमें क्रिमिनल अगर कोई साबित होता है काम, एंड आई होप ऑडिटर जनरल ने इसकी तरफ भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, उसके ऊपर आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको लीगल एक्शन डेफिनेटली लेना पड़ेगा। देखें, दुनिया में ऑडिटर जनरल का होता है अच्छे ममालिक में जहाँ गवर्नेंस अच्छी होती है, ये एक सेंट्रल अदारा है जो कि बिल्कुल कलीदी रोल प्ले करता है गुड गवर्नेंस में, और इसकी रिपोर्ट्स को अगर आप झूठा करार दे दें या उसको डिसमिस कर दें या छुपा दें या किसी ना किसी तरीके से जो वो कह रहे हैं उसको हम ना सुने, तो वो बड़ी ज्यादती होगी। तो आई थिंक कि जहाँ पे हमारे अब 25 IMF के प्रोग्राम भी हुए हैं, हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, हम देख रहे हैं कि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों पे टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता, हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, बच्चे स्टंट हो रहे हैं, आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट अनहर्ड लेवल्स पे पहुंच चुकी है, यंग लोग जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारा कसूर गवर्नेंस और सिस्टम का है ना, और इसको ऑडिटर जनरल अगर सुर्ख झंडी दिखा रहा है तो हमें उसके ऊपर पूरा अटेंशन देनी चाहिए और इसको बेसिस बनाना चाहिए कि हम बहुत मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और पूरे निज़ाम को रिफॉर्म करें। अब देखते हैं कि हुकूमत इसको कितना संजीदगी से लेती है और कब इस पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।